हेलो बच्चों। तो बच्चों, हम लोग पढ़ रहे थे वेक्टर के बारे में। लास्ट वीडियो में हम पढ़ चुके हैं वेक्टर जो क्वांटिटीज़ होती हैं उनको कैसे ऐड करते हैं और कैसे सब्सट्रैक्ट करते हैं। आपने पूरे मैथ में पढ़ा कि नॉर्मल जो नंबर्स होते हैं उनको ऐड करते हैं, सब्सट्रैक्ट करते हैं, तो माइनस प्लस वो सब जो रूल्स हैं वो तो सेम रहेंगे। लेकिन वेक्टर वालों का क्या कि वेक्टर वालों को ऐड और सब्सट्रैक्ट करने का मैंने बताया था कि उनको कैसे एरो बना के खींचते हैं। ऐड करना हुआ तो एक के एरो पर दूसरे को, तो एरो उनका रिप्रेजेंट करता है, एरो डायरेक्शन बताता है और उसको नाप लोगे अगर उसकी लंबाई तो वो उसका मैग्नीट्यूड बताता है। मैंने बोला है कि कोई भी वेक्टर होगा उसमें एक मैग्नीट्यूड होगा और एक डायरेक्शन होगा। डायरेक्शन मतलब जो इसका यूनिट है, उसके यूनिट में ऑलरेडी डायरेक्शन है। अब जैसे वेलोसिटी की यूनिट मीटर पर सेकंड है तो ऑलरेडी इसमें डायरेक्शन है। डायरेक्शन का मतलब ज़रूरी नहीं कि उसमें नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट लिखा ही रहे, ठीक है। तो उस सिलसिले में मैंने एडिशन और सब्सट्रैक्शन का बता दिया है। एक चीज़ यूनिट वेक्टर में बताया था, यूनिट वेक्टर तो यूनिट वेक्टर के बारे में मैंने क्या बोला था बेटा, कोई वेक्टर ये है, ठीक है, तो इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, मैग्नीट्यूड ये क्या होगा, ये होगा मॉड ऑफ वेक्टर ए, ठीक है। ये तो किसी का जैसे 2 मीटर पर सेकंड है, ठीक है, तो ये पार्ट क्या हुआ, ये डायरेक्शन बताता है, ये उसका डायरेक्शन बताता है, और ये पार्ट क्या है, मैग्नीट्यूड बताता है, मैग्नीट्यूड, ठीक है। तो हमें मतलब मैग्नीट्यूड इंटू डायरेक्शन से होकर ये बना होता है, मैग्नीट्यूड इंटू डायरेक्शन। कोई भी वेक्टर दो चीज़ से होकर बना होता है, मैग्नीट्यूड इंटू डायरेक्शन। तो इसमें दोनों है, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन है। यूनिट वेक्टर क्या किसको बोलते हैं, जिसका मैग्नीट्यूड कितना हो, मैग्नीट्यूड कितना हो, 1 हो, उसको यूनिट वेक्टर बोलते हैं। अब बेटा 2 मीटर पर सेकंड में अगर एक ही वैल्यू है 2 मीटर पर सेकंड, उसमें हम कह रहे हैं कि मैग्नीट्यूड मतलब वो जो नंबर है उसमें इससे डिवाइड कर दें, यानी ए जिसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों है डिवाइडेड बाय इसका खाली मैग्नीट्यूड को और कैसे लिख देते हैं, या तो खाली प्लेन ए लिख दो, वेक्टर ये एरो हटा दो, प्लेन ए लिख दिए तो इसका मतलब है मैग्नीट्यूड हुआ, ठीक है। तो ये ऐसे लिख दें ए बाई ए मॉडुलस ऑफ ए, या खाली प्लेन ए लिख दें तो ये क्या आ जाएगा, यूनिट वेक्टर मतलब वेक्टर जिसका डायरेक्शन तो वही है लेकिन वैल्यू मैग्नीट्यूड क्या है। तो यूनिट वेक्टर को मैं कैसे बताता हूँ, एक कैप पहना देते हैं, एक कैप लगा देते हैं। इसी में देखो 2 मीटर पर सेकंड है, ठीक है। अब इसमें इसके मैग्नीट्यूड मतलब 2 से डिवाइड कर दो तो क्या आ गया, 1 मीटर पर सेकंड, यानी कि एक तो एक ही है, तो इसमें प्योरली एक तरह से एक, या इसको यह भी लिख सकते हैं मीटर पर सेकंड, ठीक है। तो इसमें प्योरली क्या रह गया, डायरेक्शन, ठीक है। तो यानी कि किसी भी वेक्टर के मैग्नीट्यूड से उसमें अगर डिवाइड कर दें तो उसका खाली क्या बचेगा, डायरेक्शन, और वैल्यू उसकी क्या होगी 1 मैग्नीट्यूड, और ऐसे उसे क्या बोलेंगे, यूनिट वेक्टर, ठीक है। यूनिट वेक्टर मैं आपको इसलिए समझा रहा हूँ क्योंकि यूनिट वेक्टर पे जो क्वेश्चन आते हैं वो थोड़ा सा आप समझे नहीं रहोगे तो फंसा देते हैं, इसलिए ये आपको जानना बहुत ज़रूरी है। वेक्टर ए है ए 2i + 3j, ठीक है। मैंने क्या बोला है, i j अगर इस तरह का कुछ रहे तो इसका मतलब इधर क्या लेते हैं, इधर i लेते हैं, x की तरफ जो लेते हैं वो क्या लेते हैं रे, i, और इधर जो लेते हैं वो j लेते हैं y के डायरेक्शन में। तो 2i और 3j बोले तो i मतलब कहीं इधर होगा और j मतलब उसी के सीध में कहीं इधर होगा, ठीक। तो ये i j बताता है, ये डायरेक्शन बता रहा है, i मतलब इधर का डायरेक्शन है और j का मतलब उधर का डायरेक्शन है, ठीक है। तो ये है, और b बोल रहा है 4i और 3j है, ठीक है, और b बोल रहा है 2i और -j है, ठीक है। तो अब बोल रहा है
अब वो क्वेश्चन है कि फाइंड अ वेक्टर which have magnitude of A and direction magnitude of A and direction and in direction of B। ठीक है। अब वो बोल रहा है कि ऐसे दिया है A और B। अब आपको बताना है कि एक वेक्टर ऐसा बताना है जिसका मैग्नीट्यूड कितना हो, A के बराबर हो, A वाले वेक्टर के बराबर हो, और डायरेक्शन कितना हो रे, डायरेक्शन किधर हो, B के डायरेक्शन में हो। अब क्या करोगे, दो वेक्टर दिया है, एक वेक्टर ये है, I ये हुआ ना 4i, और J ये हुआ 3j, यही तो हम कैसे वेक्टरों को जोड़ते हैं, ऐसे इसको इधर रख दोगे, उसके हेड पर उसके टेल को, और यहाँ से मिला दोगे पहले के टेल से दूसरे के हेड से, तो यही इसका रिजल्टेंट हुआ। रिजल्टेंट ये एक राइट एंगल ट्रायंगल हो गया, समकोण त्रिभुज। तो उसका रिजल्टेंट कैसे निकालते हैं, ये 4i है, ये 3i है, 3j है, तो क्या करोगे रे, i j यहाँ खाली डायरेक्शन बता रहा है, मतलब इसका मैग्नीट्यूड अगर r निकालना हुआ तो r क्या होगा, मैंने क्या बोला था, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, क्योंकि इसमें कॉस थीटा करोगे, दोनों के बीच का एंगल 90 है, प्लस 2xy कॉस 90 करते तो 90 की वैल्यू 1 आ जाता, तो फाइनली 0 आ जाता, तो वो 0 हो जाता, तो x स्क्वायर वाई। इसीलिए मैंने अगर तीनों एक्सिस पे है तो क्या करते, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। ठीक है, तो रिजल्टेंट ऐसे ही निकालते हैं। तो इसका मैग्नीट्यूड वो बोल रहा है, इसका मैग्नीट्यूड कितना होना चाहिए, r कितना होना चाहिए, a का मैग्नीट्यूड, और a का मैग्नीट्यूड यहाँ से निकालोगे तो कितना हो जाएगा, a का मैग्नीट्यूड क्या होगा ये है, इसका मैग्नीट्यूड x और y दिया है, तो a का मैग्नीट्यूड को हम खाली a लिख रहे हैं, क्योंकि ये वेक्टर a था, ये वेक्टर भी है, तो मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, √3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, कितना आया, √25, कितना आया 5। ठीक है, तो मान लिए वो वेक्टर क्या है, मान लो वो वेक्टर क्या है, वेक्टर P है, वो वेक्टर क्या है, P है, तो P का मैग्नीट्यूड क्या होना चाहिए, मैग्नीट्यूड ऑफ A, पेन ख़त्म हो रहा है, मैग्नीट्यूड ऑफ A कितना होना चाहिए बेटा, 5। अब इसका अब वो बोल रहा है कि इसका डायरेक्शन क्या होना चाहिए, B। अब B का मैग्नीट्यूड पहले निकालना पड़ेगा, B का मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, इसका मैग्नीट्यूड जो B है, B का मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, खाली हम उसको B लिखेंगे, एरो तो नहीं लिखेंगे, तो क्या हो जाएगा, √2 स्क्वायर माइनस z मतलब 1 स्क्वायर, क्या हो जाएगा 4 माइनस 1, क्या हो जाएगा √3। ठीक है, इसका मैग्नीट्यूड क्या हो गया 3। अब इसका डायरेक्शन हमें निकालना हो, उस P वेक्टर का मैग्नीट्यूड हमें पता है, P का मैग्नीट्यूड क्या है, A के बराबर है, और उसका डायरेक्शन किधर है, वो B के डायरेक्शन में, तो B का ये मैग्नीट्यूड हुआ, तो B का अगर डायरेक्शन पूछें, डायरेक्शन ऑफ B का मतलब क्या हुआ, यानी कि यूनिट वेक्टर, इसका मतलब जो वेक्टर B है उसमें उसके मैग्नीट्यूड से B से डिवाइड कर दोगे, तो मैग्नीट्यूड इंटू डायरेक्शन दोनों चीज़ें इसमें हैं, और उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दो खाली, तो अभी क्या बचेगा, सिर्फ B यूनिट वेक्टर, जिसमें खाली क्या है, डायरेक्शन। ठीक है, क्योंकि मैग्नीट्यूड तो 1 हो गया, तो ये खाली डायरेक्शन बचा। ठीक है, तो एक तरफ मैग्नीट्यूड हमें ये निकला है 5 है, और एक डायरेक्शन हमें मिला है ये, तो इसको डिवाइड कर दो, तो वेक्टर B क्या है, वेक्टर B ये है 2i माइनस j, इसको डिवाइडेड बाई क्या कर दिए, √3।
ये क्या है, ये डायरेक्शन हो गया, ये बी का डायरेक्शन हो गया। तो यही डायरेक्शन इसी डायरेक्शन में ये मैग्नीट्यूड वाला जो वेक्टर होगा, तो वेक्टर पी लिखोगे तो क्या लिखोगे, मैग्नीट्यूड इनटू डायरेक्शन। ठीक है, तो मैग्नीट्यूड कितना है रे, मैग्नीट्यूड 5 है इंटू डायरेक्शन इंटू 2i माइनस जे डिवाइडेड बाई √3। ठीक है, डायरेक्शन यही तो है, इसमें मैग्नीट्यूड नहीं है क्योंकि ये यूनिट वेक्टर हो गया, क्योंकि वेक्टर में मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दिया तो वहाँ सिर्फ डायरेक्शन बचा। तो आंसर क्या हो गया, इसको और अच्छे से बोलोगे तो वो वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड a के बराबर हो लेकिन डायरेक्शन b के डायरेक्शन में हो तो क्या हो जाएगा, 5 से इसमें कर दो तो 10i माइनस 5j डिवाइडेड बाई √3। तो वो वेक्टर क्या हो गया, ये हो गया, वो वेक्टर क्या हो गया, ये हो गया। तो अब आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा कि मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दो से मिलकर बना होता है वेक्टर, और अगर उसमें मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दिए तो मैग्नीट्यूड से मैग्नीट्यूड हट जाएगा तो वो सिर्फ डायरेक्शन बचेगा। 5 डिवाइड बाई 5 करोगे तो 1 आएगा, तो 1 आएगा तो 1 का डायरेक्शन मल्टीप्लाई करोगे तो 1 ही रहेगा, मतलब मैग्नीट्यूड उसका क्या हो गया, 1 हो जाएगा और डायरेक्शन उसके साथ हो जाएगा। तो ये एक तरह से क्या हो गया, यूनिट वेक्टर। एक कार है उसकी वेलोसिटी जो है, उसकी वेलोसिटी है 5 मीटर पर सेकेंड। किधर जा रही है, नॉर्थ में। ठीक है, आफ्टर सम टाइम वो मुड़ जाती है टू वेस्ट नहीं, ईस्ट विथ सेम वेलोसिटी। फाइंड चेंज इन वेलोसिटी। तो वेलोसिटी में चेंज क्या होगा, पहले देखो ऐसे जा रही थी, ऐसे नॉर्थ में। ठीक है, बाद में वो किधर मुड़ गई, ऐसे ईस्ट में। तो बोल रहा है कि पहले भी वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकंड था, 5 मीटर पर सेकंड, बाद में भी 5 मीटर पर सेकंड है। अब आपको बताना है चेंज इन वेलोसिटी। करो, बता तो दिया हूँ दो वेक्टर को कैसे जोड़ते हैं या माइनस करते हैं। तो चेंज इन वेलोसिटी मतलब डेल्टा वी इज इक्वल टू क्या होता है, v2 माइनस v1। क्योंकि ये सब वेक्टर के क्वेश्चन है और वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है तो हम वेक्टर के हिसाब से लिखेंगे। वेक्टर चेंज इन वेलोसिटी इज इक्वल टू वेक्टर v2 माइनस वेक्टर v1। अब दो वेक्टरों को कैसे सब्सट्रैक्ट करते हैं वही हमको बताना है। तो भैया वेक्टर ये v2 हुआ, ये v2, ये v1। तो v2 माइनस v1 को हम और क्या लिख सकते हैं, v2 प्लस और माइनस v1, मतलब v1 को उल्टा करके उसमें जोड़ दो। तो इसको उल्टा करोगे तो क्या हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा। तो इसी पे जोड़ दो। तो जोड़ने के लिए क्या करते हैं, ये क्या हो गया, माइनस v1 को उल्टा करना है ना, ये तो v2 है, v1 को उल्टा करोगे तो क्या हो जाएगा, ऐसे, ये माइनस v1 हुआ। ठीक है, तो इसमें जोड़ दो। तो जोड़ने के लिए क्या करते हैं, इसके हेड पे इसको रख दोगे, क्या करोगे, ऐसे, और उसके हेड पर अब इसको उठा के ऐसे रख दिए, ऐसे। तो इन दोनों का अब रिजल्टेंट क्या होगा, ये क्या हो गया माइनस v1, ये क्या हो गया v2। तो v2 माइनस v1 हो गया ऑटोमेटिकली, ये रिजल्टेंट होगा इनका। रिजल्टेंट क्या होगा, v2 माइनस v1। तो ये 90 डिग्री का एंगल है, ये 5 है, ये भी 5 है, तो ये डिस्टेंस नहीं निकल जाएगा, क्या होगा। तो ये वेक्टर वाइज लिखोगे, वैसे अगर सीधे सीधे कहते तो 5 माइनस 5 कर देते, क्या हो जाता, 0। बहुत बच्चे ऐसे ही कर देते, चेंज इन वेलोसिटी लिखते 5 माइनस 5 इज इक्वल टू 0, जो कि गलत हो जाता। यहाँ पे वेक्टर की तरह से इसको ऐड करोगे या सब्सट्रैक्ट करोगे। तो वेक्टर की तरह पहले ऐसे कर लिए, अब दोनों के बीच 90 का एंगल है, तो आप या तो पाइथागोरस थ्योरम लगा दो, जैसे ये स्क्वायर इज इक्वल टू ये स्क्वायर प्लस ये स्क्वायर, तभी तो निकलेगा। क्या करोगे, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, ये मान लो रिजल्टेंट वेलोसिटी डेल्टा वी है, डेल्टा वी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा,
वो स्क्वायर कौन सा, v1 स्क्वायर प्लस v2, मतलब ये हमें मैग्नीट्यूड निकालना है बेटा। तो अभी डायरेक्शन तो ऑलरेडी हो गया है, अब हमें मैग्नीट्यूड निकालना है। ये 5 का स्क्वायर और इसमें -5 का स्क्वायर, मान लो उसको -5 तुम लिख रहे हो, तो क्या होगा 25 प्लस 25 क्या हो गया 50। 50 को क्या लिख सकते, अब v डेल्टा v ये मैग्नीट्यूड निकालना हुआ तो क्या हो जाएगा √50। तो इसको क्या लिख सकते हैं 5 बाहर ले लो √2, तो ये क्या हो गया 5√2। इसकी वेलोसिटी में जो चेंज हुआ, अब कोई पूछता है उसका डायरेक्शन क्या है, ये तो डायरेक्शन क्या बताओगे, tan लगा दो, तो ये परपेंडिकुलर हुआ, ये बेस हुआ, तो क्या हो जाएगा tan, हम लोग डायरेक्शन जो रिजल्टेंट का उसको अल्फा लिखते हैं ना, तो अल्फा लिख देता हूँ, तो क्या हो जाएगा 5/5, क्या हो गया 1। tan अल्फा 1 है तो अल्फा क्या हो जाएगा 45। डायरेक्शन क्या हो जाएगा, ये देखो ऊपर नॉर्थ है, नीचे साउथ है, नीचे साउथ है, तो साउथ और वेस्ट 45 डिग्री चेंज इन वेलोसिटी जो होगी क्या होगी 45 डिग्री, 5√2 एट 45 डिग्री ड्यू साउथ ईस्ट, ठीक है, साउथ ईस्ट डायरेक्शन में जाएगा 45। तो ये चेंज इन वेलोसिटी है। इस तरह से वेक्टर को निकालते हैं, ये नहीं कि सीधा सीधा आप उठाए और माइनस कर दिए। अब मैंने यहाँ पे 5 मान लो ऐसे बोलता है कि इनिशियल वेलोसिटी 5 है, बाद में 10 हो गया, तो क्या 10 - 5 कर दोगे क्या चेंज इन वेलोसिटी, नहीं, ऐसे लिखोगे। अच्छा, इसको आप दूसरे तरीके से भी, पहला जो तरीका बताया था कि रिजल्टेंट का मैं बताया था ना, r = √a² + b² + 2ab cos थीटा, ठीक है, इससे भी आ जाएगा। रिजल्टेंट हमें निकालना है, ये रिजल्टेंट यहाँ पे क्या होगा डेल्टा v, तो ये दोनों वेक्टर के बीच का एंगल कितना है 90 है, ये 90 है ये, तो यहाँ पे रखोगे तो क्या हो जाएगा a² + b² + 2ab cos 90, cos 90 की वैल्यू 0 हो जाएगी, तो ये 0 हो जाएगा, तो फाइनली क्या आ जाता √a² + b² मतलब v1² + v2², यही तो, और 5 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर ये रूट में, तो क्या आ जाता वहीं आ जाता 5√2, तो रिजल्टेंट तब भी वहीं आ जाता। तो चाहे एंगल दोनों के बीच का अगर पता है तो आप सीधे फार्मूले में लगा के निकाल लो, या तो ऐसे ट्रायंगल बना के निकाल लो। तो ये तो अगर परपेंडिकुलर ट्रायंगल पे जा रहा है तो ऐसे ट्रायंगल से निकाल लोगे, लेकिन अगर किसी एंगल पे टेढ़ा मेढ़ा जाता तो फार्मूले से ही निकालना पड़ता आपको, ठीक है। वेक्टर मान लो एक a है, वेक्टर a है जिसकी वैल्यू 6 है, और वेक्टर b है जिसकी मैग्नीट्यूड क्या है 8, ठीक है। तो अब इनको जैसे ये कर सकते हैं कि जोड़ने का हुआ तो ये वेक्टर a हुआ और ये वेक्टर b हुआ, इनको कैसे कैसे जोड़ सकते हो। एक तो ये है कि दोनों को सीधे सीधे जोड़ दें, a और b, तो क्या आ जाएगा मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, सीधे सीधे जोड़ रहे हो तो 6 और 8 क्या हो गया 6 + 8, ये क्या हो गया 14, ठीक है। और दूसरा तरीका क्या है, यानी कि दोनों पैरेलल, दोनों के बीच कोई एंगल नहीं है, एकदम सीधे सीधे जोड़ दिए। दूसरा क्या कर सकते हो कि इस तरह से इनको कर सकते हो कि एक इधर है और एक इधर कर दें, ठीक है, ये a था, ये b हुआ, ये b हुआ। तो अब क्या हो सकता है इनकी वैल्यू a प्लस -b, देखो माइनस का मतलब वो भी प्लस ही है, खाली क्या हो जाता है उसको उल्टा कर देते हैं -b, तब मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा 6 - 8 जो भी रहेगा -2 मैंने एक ऐसे टेम्परेरी नंबर ले लिया है, तो यानी कि दोनों का जो मैक्सिमम वैल्यू हो सकती है, दोनों वेक्टर का a और b का मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है, मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है a प्लस b, मतलब a का मैग्नीट्यूड प्लस b का मैग्नीट्यूड ये, और मिनिमम वैल्यू क्या हो सकती है, मिनिमम वैल्यू क्या हो सकती है, मिनिमम वैल्यू क्या हो सकती है a माइनस b। यानी कि अब हम कह रहे हैं कि इस वेक्टर को, कोई कहे कि वेक्टर a और b को ऐसे जोड़ दिए,
वेक्टर ए बी को ऐसे जोड़ दिए, वेक्टर ए बी को ऐसे जोड़ दिए, ठीक है, वेक्टर ए, ठीक है, फिर बी को ऐसे जोड़ दिए। तो अलग अलग एंगल पे जोड़ो, चाहे जैसे जोड़ो, ठीक है, चाहे जैसे जोड़ो, एंगल अलग अलग होगा। तो क्या इन सब की वैल्यू क्या होगी, मतलब ऐसे जोड़ रहे हो, ऐसे और ऐसे मान लो, ठीक है, तो ये आएगा रिजल्टेंट। ये एक चीज़ इतना क्लियर है कि ये आर जो आएगा ये सीधे सीधे जैसे ए और बी, ए और बी इन दोनों को ऐड करते, इन दोनों को ऐड कर दें तो आर की वैल्यू इन दोनों से छोटी आएगी। एक चीज़ बच्चों हमेशा याद रखो, कोई भी ट्रायंगल है, ठीक है, कोई भी ट्रायंगल है, उसकी ट्रायंगल के किसी भी आर्म की वैल्यू बाकी दोनों आर्म के एडिशन से बड़ी नहीं हो सकती और ना ही बाकी दोनों आर्म के डिफरेंस से छोटी हो सकती है। मतलब दोनों को ऐड कर रहे हैं तो ये आ रहा है ये, और दोनों को डिफरेंस कर रहे हैं वेक्टर को तो ये आ रहा है। यानी कि जो भी आर किसी भी एंगल पे, एट एनी एंगल एनी थीटा ए प्लस बी अगर करोगे तो उनकी वैल्यू क्या होगी, एट एनी थीटा ए प्लस बी करोगे तो इनकी वैल्यू किस में आएगी, ऑलवेज बिटवीन, ऑलवेज कितना आएगा, ए प्लस बी से लेकर ए माइनस बी के बीच में ही आएगा। मतलब ये मैक्सिमम है, ये मिनिमम है, ये मैक्सिमम वैल्यू है और ये मिनिमम वैल्यू है। बाकी जितने भी एंगल थीटा पर लोगे तो वो इसी के बीच में आएगा, उससे ना कम आ सकता है ना उससे ज़्यादा आ सकता है। अब क्वेश्चन मान लो दे कि एक वेक्टर है, वेक्टर ए, ठीक है, जिसका 12 है, ठीक है, मैग्नीट्यूड, वेक्टर ए है मैग्नीट्यूड 12 है और वेक्टर बी है जिसका 7 है मैग्नीट्यूड, ठीक है। तो which is not possible with addition of both वेक्टर। अब इनको जोड़ोगे तो कौन सा पॉसिबल नहीं है, ठीक है, कौन सा पॉसिबल नहीं है। उसमें मान लो एक ऑप्शन दे दिया, उसमें बोल दिया कि 8, ठीक है, एक ऑप्शन 8 दे दिया, एक दे दिया 3, एक दे दिया 13, ठीक है, एक दे दिया 18। अब आप बताओ इसमें से कौन सा, इन दोनों को जोड़ोगे तो कौन सा पॉसिबल नहीं है। जोड़ो या घटाओ, जोड़ने एडिशन सब्सट्रैक्शन में कोई डिफरेंस नहीं है। सब्सट्रैक्शन खाली ये होता है कि एक को माइनस उल्टा करके जोड़ देते हैं तो वो सब्सट्रैक्शन हो गया। अब कौन सा इसमें पॉसिबल नहीं है, एक वेक्टर 12 है एक 7 है। मैंने यहाँ पे क्या बताया कि मैक्सिमम वैल्यू इनकी क्या हो सकती है, ये तो आप बता सकते हो लेकिन फिर भी समझ लो। मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है, a प्लस बी, तो कितना होगा रे, 12 और 7 कितना हुआ 19, ठीक है। और मिनिमम वैल्यू क्या होगी रे, 12 माइनस 7 क्या हो जाएगा 5, ठीक है। यानी कि किसी भी एंगल पे इसको डालो, किसी भी एंगल पे डालो तो उनकी वैल्यू कितना रहना चाहिए, 19 से 5 के बीच में, इसी 19 और 5 के बीच में। इससे जो बाहर गया, इससे जो बाहर गया तो वो वैल्यू पॉसिबल नहीं होगा। अब देखो 8 19 और 5 के बीच में है, यस। 3 19 और 5 के बीच में नहीं है, 5 से नीचे आ गया। 13 भी उसके बीच में है, 18 भी बीच में है, तो कौन पॉसिबल नहीं है, ये पॉसिबल नहीं होगा। तो वेक्टर को जोड़ते समय ये ध्यान में रखोगे बेटा कि वो उनकी वैल्यू किसके किसके बीच में पड़ रही है, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पे भी ढेर सारे क्वेश्चन कभी कभी डायरेक्ट आ जाते हैं और आप इस पे ध्यान नहीं दोगे तो चूना लग जाता है आपका, साल भर की मेहनत जो है बर्बाद हो जाती है। 2 यूनिट एडिशन
ऑफ टू यूनिट वेक्टर इज अ यूनिट वेक्टर, देन फाइंड difference of both वेक्टर। दो यूनिट वेक्टर हैं, उनको ऐड कर रहे हो तो जो तीसरा वेक्टर मिल रहा है वो भी यूनिट वेक्टर है। ठीक है, तो उनका क्या बताना है, डिफरेंस क्या होगा। अब मान लो एक वेक्टर n1 है, एक n2 है। ठीक है, n1 और n2 ये दोनों कैसे हैं, यूनिट वेक्टर हैं, यूनिट वेक्टर। ठीक है, तो इसको हम ये भी लिख सकते हैं कैप। ये वेक्टर कैसे हैं, यूनिट वेक्टर, मतलब इनका मैग्नीट्यूड क्या है, 1 है। ठीक है, तो इनका रिजल्टेंट जो होगा वो भी यूनिट वेक्टर है। मान लो r है पहले रिजल्टेंट, r1, ये भी यूनिट वेक्टर होना चाहिए। तो रिजल्टेंट लिखते तो क्या लिखते, हमें ये नहीं पता है कि दोनों के बीच का एंगल क्या है, वो मान लो क्या है, थीटा। सपोज थीटा, ये किस एंगल पे जुड़ रहे हैं, कितना, इतना 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 पता नहीं, तो क्या लिख दोगे। तो अब हम क्या निकाल रहे हैं, रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड ही निकाल रहे हैं। यहाँ तो मैग्नीट्यूड निकलता है डायरेक्शन से, तो इसमें कोई फ़ायदा नहीं। तो n1 स्क्वायर प्लस n2 स्क्वायर प्लस 2n1 n2 कॉस थीटा। ठीक है, अब बोल रहा है कि ये यूनिट वेक्टर है, मतलब n1 यूनिट वेक्टर है, तो इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, 1 होगा, यही तो। इसी तरह n2 यूनिट वेक्टर है, तो मैग्नीट्यूड क्या होगा, 1 ही होगा। डायरेक्शन अलग अलग होगा लेकिन मैग्नीट्यूड क्या होगा। और इनका जो रिजल्टेंट है r, वो भी यूनिट वेक्टर है, तो इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, 1 होगा। तो मैग्नीट्यूड रख दो, तो 1 इज इक्वल टू अंडर रूट 1 स्क्वायर प्लस 2 इंटू 1 कॉस थीटा। ठीक है, तभी अंदर का देखो क्या करोगे, तो ये 1 प्लस 2 कॉस थीटा। ठीक है, फिर क्या हो गया, 2 प्लस 2 कॉस थीटा। ये सब स्क्वायर में है, रूट में है, ये सब किस में है, रूट में। इधर 1 है, तो दोनों साइड स्क्वायर कर दो तो क्या हो जाएगा, 1 का स्क्वायर करोगे तो 1 ही होगा, 1 स्क्वायर। इधर क्या हो गया, 2 प्लस 2 कॉस थीटा। तो यहाँ से देखो 2 कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इधर 1 का स्क्वायर किया, 1 ही बचा, तो 1 माइनस 2, तो क्या हो जाएगा रे, -1। तो कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, -1/2। तो थीटा यहाँ से क्या हो जाएगा, थीटा इज इक्वल टू 120। थीटा क्या होगा, 120। मैंने कॉस का बताया था, कॉस का साइन, कॉस और टेन की वैल्यू 0 से लेकर 180 तक आपको पता रहना चाहिए, याद रहना चाहिए। ठीक है, तो उसमें जब देखोगे तो कॉस की क्या होती है, ये माइनस में होने लगता है, कॉस और टेन की माइनस में हो जाती है। जैसे 90 तक जो होता है, 90 के बाद सेम वही 90 के पहले जो 60 था, तो उधर 60 की वैल्यू 120 की वैल्यू हो जाती है माइनस में। ठीक है, जो 45 था कॉस 45, उधर जो है कॉस 135 हो जाता है। ओके, ठीक है, तो ये आपका एंगल क्या हो गया, cos 120। ओके, अच्छा, इसको ये भी मैं पहले बताया हूँ, मान लो अगर भूल भी गए, याद नहीं है, तो मैं एक चीज़ क्या बोला था, cos 180 प्लस 180 प्लस -60, cos 180 -60। ठीक है, cos 180 -60 करोगे तो क्या आएगा, 120 आएगा। तो देखो cos 180 -60 करोगे तो cos 180 प्लस माइनस थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, 180 है तो cos ही रहेगा। ठीक है, और ये किस क्वाड्रेंट में आ रहा है, 180 से ऊपर, मतलब साइन वाले क्वाड्रेंट में, तो वहाँ पे cos की वैल्यू क्या हो जाएगी, -cos 60। समझ गए। अब cos 60 की वैल्यू, ये cos 120 को हम क्या लिख सकते हैं, 120 मतलब इसको लिख सकते हैं cos 180 -60, और 180 -60 मतलब
cos 180 माइनस थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, माइनस कॉस थीटा। तो माइनस कॉस 60, तो कॉस 60 की वैल्यू 1/2 होती है, इसमें माइनस हो जाएगा, तो यानी कि ये किसकी वैल्यू आ गई 120। ठीक है, अब क्या बोल रहा है, दूसरी बार बोल रहा है डिफरेंस। डिफरेंस के लिए फिर रिजल्टेंट अगर निकालोगे बेटा तो R2 लिखोगे, तो अब क्या फार्मूला हो जाएगा, n1 स्क्वायर प्लस n2 स्क्वायर माइनस 2n1 n2 कॉस, अभी थीटा पता चल चुका है तो वहाँ हम लिख देंगे 120, कॉस थीटा क्या है 120। हाँ, तो वैसे भी कॉस थीटा की वैल्यू ही पूरा निकल गया है वो -1/2, तो यहाँ कॉस थीटा ही है। ठीक है, कॉस 120 क्यों लिखोगे, कॉस थीटा लिख दो। ठीक है, ये यहाँ पे एक क्वेश्चन और पूछ सकता है कि दोनों किस एंगल पे रहेंगे, दोनों के बीच एंगल क्या होगा, तो एंगल भी यहाँ तुम निकाल लिए, कितना आया 120, एंगल निकाल लिए। अब देखो इसका रिजल्टेंट R2 निकालना है हमको, R2 तो n1 तो 1 ही रहेगा, प्लस 1 का स्क्वायर मतलब 1, 1 का स्क्वायर मतलब 1, प्लस माइनस 2 इंटू 1 इंटू 1, और कॉस थीटा की वैल्यू क्या है -1/2, तो क्या हो गया रे 1 + 1 -2 इंटू -1/2, क्या हो गया रे 2 से 2 कटा, और माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, 1 + 1 + 1, ये सब रूट में है, ये सब रूट में है, तो क्या आ गया फाइनली √3। तो दोनों का डिफरेंस क्या हो गया √3, दोनों का डिफरेंस क्या हो गया √3। क्वेश्चन बहुत अच्छा है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। 2 यूनिट वेक्टर को अगर जोड़ते हो और वो भी एक यूनिट वेक्टर है, तो दोनों को अगर डिफरेंस या घटाओगे माइनस करोगे तो वो उसका रिजल्टेंट क्या होगा। और दूसरा इसमें क्वेश्चन क्या पूछ सकता है कि दोनों के बीच का एंगल क्या होगा। देखो एंगल भी निकाल लिए और रिजल्टेंट भी। ठीक, वेक्टर कंपोनेंट, कंपोनेंट, वेक्टर के कंपोनेंट, उनके कंपोनेंट क्या होते हैं। अब यार जैसे मैंने बताया कि 2 वेक्टर है, एक ये है A है, एक ये है B है, B मान लो ये है, ये B है। तो दोनों को जैसे हम जोड़ते तो क्या करते हैं, एक तो ट्रायंगल वाले मेथड से इसके हेड पर ये रख के ये निकाल लें। ठीक है, दूसरा तरीका क्या है, इसी के यहीं पे रख दो उसको, उसी डायरेक्शन में ऐसे ऐसे रख दो। ठीक है, ये B हो गया, ये A हो गया। तो इनका जो रिजल्टेंट आएगा, रिजल्टेंट जो आएगा वो क्या आएगा, तो ये ट्रायंगल वाला मेथड है, इसको फिर करोगे अगर तो ये ऐसे करते ऐसे और इधर से ले जाते हैं। ठीक है, तो ये जो लास्ट वाला आता उसको मिला देते तो ये R हो जाता है। ठीक है, तो कुल मिला जुलाकर कहने का मतलब ये है कि डायरेक्शन रिजल्टेंट का वहीं आएगा चाहे जिस मेथड से करोगे। अब क्या है, अब इसी में देख लो, इसी में देख लो, ये R जो आया ये B है तो ये भी इधर B ही हो जाएगा, क्योंकि ये इसके पैरेलल में है, ये इसके पैरेलल में है। अब बेटा अगर दोनों के बीच का एंगल, जैसे ये थीटा है तो यहाँ भी तो थीटा ही होता, दोनों के बीच का एंगल थीटा। अब यहाँ से अगर हम इसको, ये सब बता चुका हूँ आपको, ये सब ऐसे मिला देता मैं। ठीक है, तो ये जैसे ये OPQ ये मान लो N है। ठीक, तो ये रिजल्टेंट जो है ये किससे किससे मिलके बना है, ये किससे किससे बना है, ये इससे और इससे मिलके बना है। ठीक है, इससे और इससे मिलके बना है। तो किसी भी कोई अगर वेक्टर है, ठीक है, कोई वेक्टर है R अगर A + B से मिलके बना है, ठीक है, तो मतलब इन दोनों से मिलके बना है, तो उसको तोड़ोगे, इन दोनों को मिलाओगे तो ये बनेगा और इसको वो करोगे तो ये बनेगा। ठीक है, तो इसमें हमें क्या बेसिकली करना होता है, अब जोड़ने के लिए मैंने बताया था कि इसका क्या कर लेते हैं, ये अगर B है या थीटा है तो ये निकालना हुआ तो क्या हो जाता था B sin थीटा, B sin थीटा, और ये क्या हो जाता था B cos थीटा, यहीं से तो पूरा फार्मूला डेराइव हुआ था। ठीक है, अब ये कैसे निकलता है B sin थीटा B cos थीटा, इसमें एक तरह से ये जो वेक्टर था, ये वेक्टर B वाले को मैंने क्या कर दिया, ये जो B है
इसको देखो क्या कर दिया मैं, ऐसे, ठीक है, ऐसे, यही तो है। ये b जो है, अगर b को हम दो भाग में निकाल कर दें, मैं अब r की बात नहीं कर रहा हूँ, रिजल्टेंट की बात नहीं, मैं b जो है ऐसे गया है ना, तो b को अगर b देखो किन दोनों से मिलके बना है, एक ये मान लो bx, ये क्या होगा bx, और ये क्या होगा by। मान लो x डायरेक्शन में bx है, उधर y। अगर ये दो वेक्टर रहे होते, bx एक वेक्टर होता, ये देखो bx एक वेक्टर है और एक वेक्टर है by, तो दोनों का रिजल्टेंट क्या होता रे, यही तो होगा, b हो जाएगा। जैसे वहाँ r a प्लस b होता है, तो यहाँ भी b क्या हो जाएगा, b इज इक्वल टू bx प्लस by। तो b इन दोनों का रिजल्टेंट है, मतलब b अगर कहीं है b, इसको हम हटा के खाली ऐसे लिख दें तो ये भी चलेगा, क्योंकि इन दोनों को जब ऐड करोगे तो वो b ही आएगा। तो इसे क्या बोल देते हैं, कंपोनेंट। b इज इक्वल टू bx प्लस by, ठीक है। तो जो मेन वेक्टर है उसको दो कंपोनेंट में तोड़ दिए, ब्रेक कर दिए। एक क्या हो गया, bx हो गया, एक by। अच्छा, ये थीटा अगर एंगल है, एंगल ये थीटा है, जो वेक्टर है अगर वो थीटा एंगल हॉरिजॉन्टल से थीटा एंगल पे जा रहा है, तो उसका bx वाला कंपोनेंट क्या होगा, तुम्हें निकालते हो, ये निकालना है। ये बेस, ये राइट एंगल ट्रायंगल हुआ, ये बेस हुआ, तो क्या हो जाएगा b cos थीटा, b cos थीटा, ठीक है। और ये क्या हो जाएगा by, b sin थीटा। अब तुम ये याद कर लो, ठीक है, ये क्या कर लो, ये याद कर लो। किसी भी चीज़ का कंपोनेंट अगर निकालना है, ऐसे हो, ऐसे हो, ठीक है, तो इनके दो कंपोनेंट निकालोगे इस तरह से, ठीक है। तो ये ऐसे लिखें या इसको ऐसे भी कह सकते हैं, ऐसे, ठीक है, यही तो, इसको क्वाड्रेंगल हम बना दिए। तो ये जो कंपोनेंट है ये वाला, तो ये भी हो सकता है। यानी b को हम और क्या लिख सकते हैं, ऐसे अगर b है तो उसके एक परपेंडिकुलर दोनों होना चाहिए, एक ये हो जाएगा और एक ये हो जाएगा। अगर ये एंगल थीटा है तो ये क्या होगा, b cos थीटा, और ये क्या हो जाएगा, b sin थीटा। ये इतना इम्पॉर्टेंट है, ये इतना इम्पॉर्टेंट है कि आप सोच नहीं सकते। क्या हो जाएगा, b cos थीटा प्लस b sin थीटा, ठीक है। इनका मैग्नीट्यूड क्या होगा, ये b cos थीटा होगा, ये b sin थीटा होगा, ओके। तो और ये तो इनका मैग्नीट्यूड, अब निकालना हुआ मैग्नीट्यूड, तो क्या करोगे, क्या करोगे, तो b इसका मैग्नीट्यूड निकालना, जो b मैग्नीट्यूड है, तो क्या करोगे, x वाला की स्क्वायर अंडर रूट bx स्क्वायर प्लस by स्क्वायर। तो ये मैं पहले ही बता दिया हूँ। तो b स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा प्लस b स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा 1 हो जाएगा। तो फाइनली क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा bx स्क्वायर एंड प्लस by स्क्वायर, जैसे आई जे का मैंने बताया था। ये कंपोनेंट इतना इंपॉर्टेंट है, इतना इंपॉर्टेंट है। तो ये क्या कहलाते हैं, दीज आर कॉल्ड कंपोनेंट्स। ये क्या कहलाते हैं, कंपोनेंट्स, कंपोनेंट्स हिंदी में बोलते हैं घटक, इसके घटक हैं। b के दो घटक हो गए, x और y, bx और by। तो b की वैल्यू निकालना हुआ तो दोनों घटक की वैल्यू का रूट स्क्वायर कर दोगे, या मतलब किसी भी तरह से निकाल सकते हो यार, इसमें इससे ज़्यादा कुछ समझाया नहीं जा सकता। और ये कंपोनेंट आपको हमेशा ये याद रखो कि जिसके साथ जिधर एंगल रहेगा, थीटा के साथ जो लाइन रहेगी तो वो कॉस थीटा खट से आ जाएगा, और जो थीटा के अलग रहेगा, अब जैसे कोई बोले ऐसे एक आदमी जा रहा है, ठीक है, एक वेलोसिटी ऐसे है, ऐसे, और ये इधर से एंगल थीटा बना रहा है, ठीक है, ये, ठीक है, तो इसका वेलोसिटी अगर 5 मीटर है, 5 मीटर, तो ये कंपोनेंट क्या होगा, ये वाला कंपोनेंट क्या होगा, और ये क्या होगा, तो ये क्या हो जाएगा, एंगल इसी के साथ बन रहा है, तो क्या होगा 5 cos थीटा, ये क्या हो जाएगा 5 sin थीटा, ठीक है। जिसके साथ एंगल है वो cos, जिसके साथ एंगल नहीं है वो sin। ये याद रखोगे, ये याद रखोगे पूरी ज़िंदगी भर। अब जैसे ये है, ठीक है, तो भैया ये अगर x इधर कुछ रहता, कोई एक वेक्टर है ऐसे जा रहा है, मान लो थीटा एंगल पे है, ठीक है, इसके मान लो इसकी वैल्यू जो है, इसकी वैल्यू 8 है,
ठीक है। तो इसके दो कंपोनेंट होंगे, एक x में होगा और एक y में। तो दोनों कंपोनेंट बता सकते हो क्या? यस, बता सकते हो। इसको क्या बोलोगे? 8 cos 30। ठीक है, जो cos वाला है वो उसका cos 30 है और जो इधर है वो 8 sin 30। यही तो तुरंत बता दोगे इसके दोनों कंपोनेंट क्या क्या हैं। तो यानी कि अगर ये लिख दिए तो फिर ये हटा सकते हो, उस कंपोनेंट को मतलब लिख दिए तो ये हट जाएगा। इन्हीं दोनों का तो रिजल्टेंट निकल के आया है, इन्हीं दोनों का तो रिजल्टेंट है ये इन्हीं दोनों का तो रिजल्टेंट है। तो कंपोनेंट को दो, वेक्टर को दो कंपोनेंट में तोड़ दो या कंपोनेंट को मिला के उसका रिजल्टेंट बना दो, बात वही हुई। इधर का उधर करो या उधर का इधर करो, तो कंपोनेंट भी आपको समझ में आ गया। अब इसी में देखो एक चीज़, अब ये समझ लो, मान लो ये एंगल थीटा है, ठीक है, ये मान लो ए है, ठीक है, या रिजल्टेंट हम बोले आर है। तो इसका x कंपोनेंट क्या होगा? x कंपोनेंट क्या होगा? x कंपोनेंट क्या होगा? r cos थीटा। y कंपोनेंट क्या होगा? r sin थीटा। अगर कभी ये न देकर ये एंगल इधर से दे दिया तब क्या हो जाएगा? तब ये हो जाएगा r cos थीटा और ये हो जाएगा r sin थीटा। ठीक है बेटा, इसमें कभी कंफ्यूज मत हो जाना कि x का मतलब ये नहीं कि हमेशा cos थीटा ही रहेगा। थीटा किधर दे रहा है ये उस पर डिपेंड करता है। ओके, तो यहाँ से हमें अगर निकालना हुआ r का डायरेक्शन, अब मान लो ये दिया है कि इसका कंपोनेंट दिया है, ठीक है, कोई बोल दिया कि एक वेक्टर है, बोल देता हूँ, मान लो इधर 3 है इधर 4 है, ठीक है, x में वैल्यू 4 है और y में x में 3 है y में 4 है, तो उसका जो रिजल्टेंट होगा उसका डायरेक्शन क्या होगा? तो डायरेक्शन क्या लिखोगे? ये तो ग्राफ में मैं बता ही चुका हूँ यार, वो डायरेक्शन क्या होता है, वही स्लोप तो है, तो tan थीटा ही तो होगा y बाई एक्स, y की जो वैल्यू है 4/3। ये सब यार सेम चीज़ें हैं, ग्राफ में मैं आपको बता चुका हूँ सब डिटेल में। तो चाहे डायरेक्शन पूछे या यानी थीटा निकालने को बोलो तो ये दिया रहेगा, और ये थीटा दिया है तो ये निकालने को बोल सकता है कंपोनेंट। तो इसी तरह कोई वेक्टर हो बेटा, कोई वेक्टर है, मान लो अभी मैं 2 के बजाय मैं कह रहा हूँ 3, ठीक है, वो वेक्टर x y z तीनों में है, x y z, ठीक है। तो वेक्टर जैसे x i प्लस y j है प्लस z k है, ठीक है, इस तरह से है। तो इनका जो रिजल्टेंट होगा वो क्या होगा? रिजल्टेंट r जो होगा इसका तो क्या होगा? 2 थे तो x स्क्वायर y स्क्वायर, x स्क्वायर प्लस y x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर, ऐसे लिखोगे इनका रिजल्टेंट, ठीक है। तो अब ये बोल रहा है कि रिजल्टेंट जो है x से अल्फा एंगल बनाता है, y से बीटा और z से क्या बनाता है? गामा एंगल बनाता है, ठीक है। तो मैंने क्या बोला था? 2 वेक्टर बोला था कि अगर x से थीटा बना रहा है तो ये क्या हो जाएगा? r cos थीटा। तो तीनों का एंगल अलग अलग दिया है, x का दिया है, x के साथ अल्फा दिया है, y के साथ बीटा। तो जिसके साथ रिजल्टेंट x के साथ अल्फा, तो इसको मैं x y क्या r x, एक तरह से ये कंपोनेंट ही तो हैं r के, r का x कंपोनेंट, r का y कंपोनेंट, r का z कंपोनेंट है। तो r का x कंपोनेंट, r का y कंपोनेंट प्लस r का z कंपोनेंट का स्क्वायर। तो बेटा आर एक्स क्या हो जाएगा यहाँ पे? आर एक्स क्या हो जाएगा? आर जो है एक्स डायरेक्शन वाला जो है आर एक्स, और रिजल्टेंट वहाँ पे थीटा एंगल पे है तो उसका कंपोनेंट ही तो हो जाएगा। आर मेन है रिजल्टेंट, उसका कंपोनेंट क्या हो जाएगा? कॉस अल्फा, ठीक है। इसी तरह आर वाई कोई पूछे तो क्या लिखोगे? आर कॉस बीटा। इसी तरह आर जेड कोई पूछेगा तो क्या लिखोगे? आर कॉस गामा। मतलब जो भी इसका रिजल्टेंट होगा वो एक्स से अल्फा बना रहा है, तो एक्स में जो कंपोनेंट आर एक्स होगा क्या होगा? जिधर का एंगल है उधर कॉस थीटा कर दोगे तो आर कॉस थीटा, ठीक है। इसी तरह आर वाई क्या होगा? वाई के साथ बीटा एंगल बना रहा है तो उसका वाई का कंपोनेंट क्या होगा? कॉस बीटा। इसी तरह आर जेड, और तीनों का स्क्वायर अगर करोगे, तीनों को स्क्वायर करके यहाँ जोड़ दो तो यहाँ पे देखो
यहाँ पे रखो इनकी वैल्यू आर एक्स आर वाई आर जेड, तो क्या हो जाएगा आर इज इक्वल टू अंडर रूट, ठीक है, आर एक्स मतलब आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस आर वाई मतलब आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर बीटा प्लस आर जेड मतलब आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर गामा, ठीक है। इसको और करोगे तो क्या हो जाएगा, अब ये भी स्क्वायर हो, हाँ अब दोनों साइड स्क्वायर कर दो तो क्या हो जाएगा, ये आर स्क्वायर हो जाएगा, इधर क्या हो जाएगा आर स्क्वायर तो सब में है, तो क्या अंदर बचा कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा, ठीक है। तो आर से आर कट गया, तो फाइनली क्या हो गया बेटा, कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा इज इक्वल टू 1। ये क्या हो गया रे 1, आर से आर कट गया ना, आर डिवाइडेड बाय, तो ये तीनों डायमेंशन के लिए आ गया। बस शर्त ये है, ये जो अल्फ़ा बीटा गामा है ये एक्स के साथ वाई के साथ और जेड के साथ एंगल बनाते हैं, किसके साथ, रिजल्टेंट के साथ, तब ये यहाँ पे काम करता है, तब ये काम करता है। ये थोड़ा सा एक्स्ट्रा है, नीट उट में इससे क्वेश्चन नहीं आएंगे, लेकिन आपको समझाने के लिए मैं बता दिया, ये एक तरह से कंपोनेंट ही तो हैं। तो अगर अलग अलग एंगल दिया है, अब यहीं पे ये एंगल जो यहाँ पे थीटा दिया था, ये अल्फ़ा होता, ये अल्फ़ा होता और ये बीटा होता, ये अल्फ़ा होता और ये बीटा होता, तो इधर का कंपोनेंट क्या होता, मान लो ये आर है, ये आर है, तो इधर का कंपोनेंट क्या होता रे आर कॉस अल्फ़ा, और इधर वाला एंगल बीटा ऑलरेडी दिया है, तो इधर का क्या लिखते हैं आर कॉस बीटा, और रिजल्टेंट निकालोगे तो क्या आएगा अंडर रूट इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा आर कॉस अल्फ़ा स्क्वायर प्लस आर कॉस बीटा स्क्वायर, तो वो भी करोगे तो क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर अल्फ़ा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा इज इक्वल टू 1। तो 2 का करो या तीनों का कर लो, तो ये हो जाएगा रिजल्टेंट। तो ये सब एक तरह से क्या है, कंपोनेंट के बारे में है। तो आई थिंक आपको कंपोनेंट अब समझ में आ गया होगा बच्चों। अब जो है कंपोनेंट पे थोड़ा सा मैं आपको क्वेश्चन समझा दूंगा लगा के, फिर अभी आगे जो 2 बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट बचे हैं वेक्टर के, वो क्या हैं कि वेक्टर वाले जो क्वांटिटीज़ हैं, फिजिकल क्वांटिटी, उनको कैसे अभी तो ऐड कैसे करते हैं और सब्सट्रैक्ट कैसे करते हैं, और उनका कंपोनेंट निकालना सीख गए, लेकिन अब उनको मल्टीप्लाई करना हुआ तब क्या करोगे, मल्टीप्लाई कैसे करोगे। तो मल्टीप्लाई करने का 2 बेहतरीन तरीका है इसका, जो कि बहुत 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 इम्पॉर्टेंट है, वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट। तो उसको मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, और उसके बाद एक साथ सब क्वेश्चन कराऊंगा आपका, जिससे कि आपका दिमाग पूरी तरह से खुल जाए। ओके बच्चों।